कैसे हैं आप सभी। ये मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आप सभी की भारी मांग पे वीडियोस बनाई जा रही हैं कंटिन्यूसली, डे बाय डे, टाइम टू टाइम आपको वीडियो दे रहे हैं, बट आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज यार कर दो ना, क्या जा रहा है आप लोगों का। चलिए अब आज हम करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बुक का नाम है 6th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, दोनों ही बच्चे देख सकते हैं। आज लास्ट यूनिट करवाने वाले हैं और फिर हम लाएंगे आप लोगों के लिए वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके पेपर को एनालाइज करके बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यूनिट नंबर 4 में लोक प्रशासन में लैंगिक प्रशिक्षण की बात की जा रही है। अच्छा, लैंगिक समझ आ रहा है, यानी हम कहीं ना कहीं इसमें हम जेंडर की इक्वलिटी की बात करने वाले हैं। यानी हम देखेंगे कि महिला पुरुष को किस तरीके से समानता दी गई, उनके मुद्दों को किस तरीके से उठाया गया और नारीवादियों का क्या दृष्टिकोण था, क्या महिलाओं की कंडीशन उस टाइम पे भी ऐसी ही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लिंग और शासन। लिंग, अब देखोगे, संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी की बात है, यानी चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों का ही प्रशासन में बराबरी से भागीदारी होनी चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, लिंग को सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर के रूप में समझा जाता है। इसमें क्या माना जाता है, लिंग एक महिला और एक पुरुष, यही तो माना जाता है इसके अंतर्गत। समाज के अंदर यही धारणा है, परंतु समाज में ये भी धारणा है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। तो नारीवादियों का क्या चिंतक है, वो किस तरीके से चीजों को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, ये सब समझेंगे। ये मानना, आप देखोगे, निर्मित भेद जाति, धर्म और जाति समूह और सामाजिक मूल्य के आधार पे एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश में एक बात सामान्य है। बालिकाओं एवं स्त्रियों के जीवन पे उनका व्यापक प्रभाव है। लड़की लड़के स्त्री पुरुषों के प्रति सामाजिक मानसिकता का आचरण है। हमारा क्या, हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी है कि वो लड़की है वो लड़का है, दोनों को ही भगवान ने बनाया है और हमने ही क्या किया है, जाति के आधार पे समाज को बांट दिया है, जाति धर्म लिंग के आधार पे दोस्तों। तो सभी इक्वल हैं और सभी बराबर हैं। जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हमें भी नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, आप देखने वाले हो कि ये जो है मानसिक आचरण को समझाता है कि हमारी मेंटलिटी कैसी है। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से पुरुष एवं महिलाओं के सोचने समझने पे मदद करता है। जो लिंग है इसे ये बचलता है कि भाई ये महिला है या पुरुष है ना, इसके बारे में हम ये समझ सकते हैं। और लिंग, आप देखोगे, सहभागिता में अव्यक्त जीवन के सभी क्षेत्रों में एवं स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी से है, जिसमें घर, कार्यस्थल, समुदाय से है। देखिए, नॉर्मली अगर बात की जाए, महिलाएं सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए, महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, महिलाएं सिर्फ परिवार का पालन पोषण करने तक सीमित नहीं है दोस्तों। महिलाएं वो हैं जो देश संभाल सकती है, महिलाएं वो हैं जो कि देश की प्रगति उन्नति में अपना साथ दे सकती हैं, उन्हीं को महिलाएं कहा जाएगा। इसीलिए महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो महिलाएं भी पुरुषों को बराबरी की टक्कर दे रही हैं दोस्तों। आप देखने वाले हो, लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता दोनों ही लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर बात की जाए ना, लिंग के आधार पे भेदभाव, ये लोगों की स्टार्टिंग से सोच थी कि महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित कर दिया और महिलाओं को जो बाउंड्री दी गई उन्होंने यही एनालाइज कर लिया कि वो सच में सिर्फ घर तक ही सीमित है। उन्होंने अपने आप को ये माना कि हाँ मैं सच में कमजोर हूँ, हाँ मैं घर में पालन पोषण करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए और परिवार की देखभाल करने तक ही अपने आप को सीमित कर लिया। उन्होंने खुद के लिए आवाज ही नहीं उठाई, परंतु उनकी आवाज आप देखोगे कई सारे नेताओं के माध्यम से उठाई गई, समाज सुधारकों के माध्यम से उठाई गई और ये बताया गया कि महिला एक अबला नारी नहीं है, महिला वो है जो कि काली दुर्गा है, महिला शक्ति का प्रतीक है, महिला शांति का प्रतीक है। इस तरीके से आप देखोगे इसके अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं की शिक्षाओं पर जोर दिया गया, ताकि महिला सिर्फ घर तक सीमित ना रहे, वो अपने एजुकेशन को और बढ़ाए और वो देश के जो भी कार्य किए जा रहे हैं सत्ता में भागीदारी भी ले सके, उसे किसी भी तरीके से पीछे ना छोड़ा जाए, वो एक वंचित वर्ग तक ना सीमित रह जाए। आप जानते हो कि सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, इनका भी महिलाओं को
शिक्षित करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान है। स्टार्टिंग में लोगों ने इनके ऊपर कीचड़ फेंकी, गाली गलौज की, है ना। ये हमेशा अपने साथ 2 साड़ियां लेके जाती थी, ताकि अगर एक साड़ी पे लोग जब उसे गंदा करते भी हैं तो वो दूसरी साड़ी को पहन ले। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से आज हम महिलाएं पढ़ पा रही हैं, आज हम महिलाएं पढ़ा पा रही हैं, और आज हम महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं और देश की प्रगति उन्नति में भाग ले पा रही हैं। स्टार्टिंग में समाज सिर्फ पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक क्या है? यानी पुरुषों का दबदबा होना, जिसमें आप देखोगे दादा दादी, है ना, इसमें आप देखोगे दादा हो गए, ठीक है, इसमें मान लो आप हो गए, फिर आपके पापा हो गए, दादा हो गए, इसमें पुरुषों की श्रेणी चल रही हो। स्टार्टिंग से ही पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा हो, उनका ही वर्चस्व हो, कहीं पे भी जाना हो पुरुषों से पूछना पड़ता हो, हर चीज के लिए उनकी सहमति आवश्यक हो। मातृ सत्ता तो देखने के लिए मिलती ही नहीं थी, परंतु समाज का रुख बदला और इसमें मातृसत्ता को भी आगे बढ़ाया गया, महिलाओं को भी आगे बढ़ाया गया, उन्हें भी समझाया गया कि उन्हें पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा पे बात की गई, महिलाओं के अवसरों के लिए बात की गई, बताया गया कि जो आप अवसर पुरुषों को दे रहे हो वही अवसर आप महिलाओं को दो। आप किस तरीके से चीजों की धारणा बना सकते हैं कि महिला वो कार्य नहीं कर पाएगी, ये तो आपने अपनी सोच, अपना आचरण ही एक लिमिटेड एरिया में रख लिया है कि महिलाएं सिर्फ दुर्बल होती है, महिलाएं सहज होती हैं और महिलाएं अबला होती हैं। महिलाएं अबला नहीं है, महिलाएं वो हैं जो कि झांसी की रानी है, महिलाएं वो हैं जो कि आगे बढ़ जाएंगी, महिलाएं सिर्फ सीमित नहीं हैं, ये आप सभी की सोच है। तो इस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। ज्योतिराव फूले, भीमराव अंबेडकर और राजा राम मोहन राय, इन्होंने आप देखोगे समाज की जो क्रूरतियां थी दोस्तों, उन्हें भी समाप्त करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। चलिए समझते हैं किस तरीके की क्रूरतियां थी, उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक बात पे बहुत नाराज रहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड भी करा रही हूँ आप सभी के कहने पे, उसके बाद भी आपका कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा। आप वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस देख के चले जा रहे हैं। यार क्या जा रहा है लाइक सब्सक्राइब करने में? एक बार सोचो तो कितना स्ट्रगल होता है। मैं 2 साल से यूट्यूब पर लगी हुई हूँ ताकि आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट मिल सके। आगे समझते हैं। तो इसमें है क्या दोस्तों, आप देखने वाले हो सती प्रथा। अब ये सती प्रथा क्या होता है? आप देखोगे पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो ये माना जाता है कि महिला का जीवन ही समाप्त हो गया है। अब तो उसे उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। जरा एक बार एनालाइज करके देखिए, एक बार महसूस करके देखिए, जब आपका हाथ थोड़ा सा कट जाता है कितना पेन होता है। अगर पूरी की पूरी बॉडी एक जिंदा इंसान को जलाया जाएगा तो कितना मामूलिक चित्रण होगा, कितना दर्दनाक होगा वो पल। इन सब चीजों पे आवाज उठाई गई दोस्तों, और उसके बाद सती प्रथा को समाप्त किया गया। इसके बाद आती है आप देखोगे बाल विवाह। अब ये बाल विवाह है क्या दोस्तों, ये समझते हैं। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, छोटी सी एज में शादी कर देना लड़कियों की, ठीक है। इसमें लड़की छोटी हो सकती है, लड़के की आयु ज्यादा भी हो सकती है। अब मुझे ये बताइए, अगर लड़के की आयु 30 है या 40 है और लड़की की आयु 12 है, तो सबसे पहले किसके मरने की संभावना ज्यादा है? नॉर्मल सी बात है, पुरुष के मरने की संभावना ज्यादा है। अभी वो लड़की जिसे यही नहीं पता कि गृहस्थी क्या होती है, उसे यही नहीं पता कि वैवाहिक जीवन क्या होता है, और उसकी शादी कर दी गई, उसे बंधनों में बांध दिया गया, और जब उसके पति की मृत्यु हो गई उसके बाद वो विधवा हो गई और जिंदा उसे जला दिया गया सती प्रथा के अंदर। ये क्या धारणाएं हैं? इसे भी समाप्त किया गया, बाल विवाह को भी समाप्त किया गया, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्योंकि अभी बच्चा जो है मैच्योर नहीं हुआ है, उसे एक अच्छी एजुकेशन, उसे एक अच्छा जीवन जीने का अवसर देना, एक सही आयु में उसका विवाह करना, ताकि वो समझ सके कि उसकी उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इस टाइम पे क्या है। उसके बचपन को ना छीनना उससे पहले ही। आप देखोगे सती प्रथा, बाल विवाह आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और इसी में आप देखने वाले हो चाइल्ड मैरिज के बाद आप देखोगे विधवा पूर्ण विवाह क्या होता है। अगर बात की जाए यहाँ पे विधवा पूर्ण विवाह,
दोस्तों अगर बात की जाए विधवा पूर्ण विवाह क्या होता है, यानी विडोस रीमैरिज, जिसमें जो विधवा स्त्री है उसे ये बोला गया कि देखिए दोस्तों, पहले तो सती प्रथा में मार दिया जा रहा था, सीधे जिंदा जला दिया जा रहा था। फिर चलो भाई ये हुआ कि चलो कोई नहीं, अब विधवाओं का जीवन जिएगी, साधारण जीवन जिएगी, इसके अंदर सफेद वस्त्रों को धारण करना, रूखा सूखा खाना खाना, चप्पल वगैरह ना पहनना, बहुत ही सारी लिमिटेशन थी जिसके बाउंड्री के अंदर उन्हें रहना पड़ता था, सरवाइव करना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये हुआ कि भाई चलो उसके पति की मृत्यु हो गई, है ना, चलो बट अभी तो उसका जीवन है, अभी तो वो जी सकती है, अभी तो वो जीवन जी सकती है। मान लीजिए किसी जो लड़की थी वो 12 साल की थी जब उसका पति मरा, तो मान लीजिए उसकी उम्र 20 थी, अब तो उसकी एज हुई थी शादी करने की, और ऐसी कंडीशन में अब वो विधवा हो चुकी है, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि उसकी शादी किसी और से कर दी जाए ताकि वो अपना वैवाहिक जीवन जी सके, ताकि वो अपने जीवन को समाप्त न माने, वो ये सोचे कि भाई अभी भी मेरा जीवन। तो नारीवादी दृष्टिकोण में अगर समझा जाए, मान लीजिए ये समाज है, उसमें 100% में से 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं, मगर उसके बाद भी 50% में से जो पुरुष हैं वो महिलाओं के लिए कानून बनाए, महिलाओं के नियमों को सीमित करे, महिलाओं को बताए कि उनकी क्या लिमिटेशन है, उनकी क्या बाउंड्री है, उनकी क्या योग्यता है। क्या ये सही रहेगा, या ये सही रहेगा कि महिला और पुरुष दोनों ही बराबरी के साथ नियमों को बनाए? ये सही रहेगा। ये सही नहीं है कि समाज में पुरुष और महिलाओं में सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व हो, ये उचित रहेगा जिसमें महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान किया जाए, उन्हें भी कम आंका ना जाए। और रूढ़िवादी सोचों को समाप्त करना दोस्तों, क्योंकि अगर पुरानी सोच हमारी ऐसे रहेगी कि स्त्रियों को जो है सिर्फ घर तक सीमित रखो, स्त्रियों को बाहर मत जाने दो, स्त्रियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, तो हाथ से निकल जाएंगी, ये सोच बदलने की जरूरत है। इस समाज में अगर ये सोच बदलेगी तो ये समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और अगर ये देश बदलेगा तो हमारे राष्ट्र और आगे बढ़ेगा, उसका और विकास होगा। तो दोस्तों इस सोच को बदलने की आवश्यकता थी, ना कि बोल सकते हैं हमारी जो नीतियां हैं उनमें सुधार करना, ये जो रूढ़िवादी सोच है उसे सुधारना, महिलाओं के लिए समानता की मांग करना, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना। इसमें आप देखने वाले हो कि नारीवादियों के द्वारा, नारीवादी होते कौन है? जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, जो कि कहते हैं कि महिलाओं को स्टार्टिंग से बहुत दबाया गया है, महिलाओं के अधिकारों को, उनके हितों को छीना गया है, अब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पहले से ही वंचित है। अगर हम कुछ उन्हें रिलेशन देंगे, अगर हम उन्हें आरक्षण देंगे, तो ऐसे कंडीशन में महिलाएं आगे बढ़ेंगी और वो भी पुरुषों की बराबरी कर पाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही समाज में पितृसत्तात्मक समाज है, सब पुरुषों का वर्चस्व है, सब पुरुष स्टार्टिंग से ही है, अगर महिलाओं को लाने में टाइम तो लगेगा ही, तो इसीलिए उनके हितों की बात की जाती है। आगे देखिए दोस्तों, नीति निर्माण में महिलाओं के मुद्दों को, किन मुद्दों को शामिल किया गया कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से। और आप देखने वाले हो कि महिलाएं जो हैं वो शहरों में, वो गांव में भागीदारी लेना शुरू कर चुकी हैं। महिलाएं अब देखोगे अब वो कंधे से कंधा मिला के कार्य करने लग गई हैं। महिलाओं को अब उनके योग्यता के आधार पे मापा जाता है, ना कि उनके लिंग के आधार पे। महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों शिक्षा की बात की जा रही है, महिलाओं को और शिक्षित किया जाए, सिर्फ अपने बच्चों को उतना ही ना पढ़ाया जाए कि इतना पढ़ लो, 12वीं कर लो, फिर शादी कर देते हैं आपकी। जितना मन करे उसका, जहां तक उसकी इच्छा हो वहां तक पढ़ाया जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके और देश की प्रगति, अपने राष्ट्र की उन्नति में एक छोटा सा भाग दे सके, एक छोटा सा महत्व अदा कर सके। सिर्फ उसका जीवन उतना ही नहीं है, उसे ये ना दिखाया जाए कि उसकी बाउंड्री, उसका बंधन सिर्फ एक घर है, उसे ये दिखाया जाए कि उसका देश जो है उसके लिए कुछ करना है। आप देखोगे स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। स्टार्टिंग में महिलाएं बोल सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ ये माना जाता था कि महिलाएं जो हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, घर में कार्य करने के लिए है, इसके अलावा परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी एक इंसान है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए, उन्हें भी समाज में एक तबके के आधार पे आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। महिलाओं को सिर्फ ये ना समझा जाए कि वो एक मशीन है, उन्हें मशीन समझ के ना ट्रीट किया जाए, उन्हें एक इंसान समझ के ट्रीट किया जाए, उनकी केयर की जाए, उनकी देखभाल की जाए, उन्हें समझने का प्रयास किया जाए। ये चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, उनके स्वास्थ्य पे जोर दिया गया।
घरेलू हिंसा, कई सारी महिलाएं आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत टॉर्चर होती हैं अपने घर वालों को लेके। क्यों होती हैं? क्योंकि दहेज की मांग या फिर ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो आपकी बेटी इतनी योग्य होगी कि उससे दहेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी बेटी को पढ़ाना है ताकि वो भी देखे कि उसके बराबर का इंसान हो, ना कि वो कि किसी के भी हाथ में अपनी बेटी को सौंप देना। क्योंकि आपने उस बेटी को बहुत ही मुश्किल से पाला पोसा और बड़ा किया है, वो आपके दिल का टुकड़ा है, तो उसे सही हाथों में सौंपना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई सारी लड़कियां अपने परिवार को ना तोड़े इसी के चक्कर में घरेलू हिंसा को सह जाती हैं और चुपचाप अपने घर में ही सीमित रह जाती हैं। दोस्तों, तो ये घरेलू हिंसा किस लिए है? क्योंकि महिलाएं जागरूक नहीं है। घरेलू हिंसा किस लिए? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके अधिकार क्या है, उन्हें नहीं पता कि वो है कौन। दोस्तों, कार्यस्थल पर आप देखोगे उत्पीड़न, कई सारी महिलाएं जो हैं वो देखती हैं कि वहां के जो लोग हैं वो महिलाओं को लेके बहुत बैड कमेंट्स करते हैं, या फिर महिलाएं अभी भी सेफ नहीं है। रास्ते में जाते टाइम या कुछ करते टाइम उन्हें कई सारे जो इंसान है वो अलग अलग निगाहों से देखते हैं। हर एक इंसान सही नहीं होता, तो महिलाओं को इन समस्याओं का सामना पहले तो करना पड़ा ही था बहुत ज्यादा, बट अब थोड़ा कम हो चुका है। बट ये खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हर एक लड़की स्वतंत्र तरीके से आ और जा सके। क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारे सपनों का भारत है, इससे हमारी उड़ान है और इससे हमारी पहचान है। आप देखोगे मित्र तक सुरक्षा को प्रशासनिक और नीतियों का हिस्सा बनाना, यानी मातृ सुरक्षा। मातृ सुरक्षा यानी माता की सुरक्षा। ये जो एक लड़की होती है आप देखोगे वो आपकी बहन लगती है, वो किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन होती है, कई सारे रिश्तों को वो निभाती है। तो वो कैसे कमजोर हो सकती है जब वो इन रिश्तों को बांध के चल रही है? जब उसे अपनी गरिमा पता है तो क्या वो देश की उन्नति नहीं कर पाएगी? क्या वो देश की प्रगति नहीं कर पाएगी? भारत की बेटी किसी से कम नहीं है, बस उसे एक बार चांस देने की जरूरत है, बस उसके कौशल को, प्रतिभा को समझने की जरूरत है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्हें भी बस एक बार पंख दीजिए, वो अपनी उड़ान इतनी लंबी करेंगी कि आप देखते रह जाओगे। भारत की बेटियां आगे जरूर बढ़ेंगी। दोस्तों, तो ये क्या है? लैंगिक प्रशासन। इसमें आपने देखा कि समाज में लैंगिक आधार पे लोगों की सोच कैसी थी पहले के टाइम पे, और फिर ये बोला गया कि भाई हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल माना जाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जाति का हो, लिंग का हो, सभी एक हैं। और हमारे लोकतंत्र के अंदर आप देखोगे लोगों को, जनता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सरकार जनता से ही बनी है, इसीलिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। और वन शॉट वीडियो का इंतजार किए, जल्दी ही आने वाली है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।